हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं और कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में हम लोग अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें जाने। इस टॉपिक को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जब भी कार्ल मार्क्स को हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स ने किसी भी, चाहे वो समाज की कोई भी संस्था है, उसमें अगर परिवर्तन की बात वो मानते हैं तो वह मानते हैं कि उसका जो मुख्य आधार होता है वह अर्थव्यवस्था होती है। अर्थात हम लोग इनको ऐसा मानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो भी विचारधारा या जो भी अवधारणा रही है वह सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही केंद्र बिंदु मानकर और उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। इग्नू की किताब पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे एक टॉपिक मिला जिसमें बड़े अक्षरों में हेडिंग दिया गया है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इसको आज हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने देखा है कि जब हम उनके स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं कि देखते हैं किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर माना है या सब स्ट्रक्चर जिसे मानते हैं, बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। और उनका ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का कि अर्थव्यवस्था के या उत्पादन के तरीकों में यदि परिवर्तन आता है तो इसी से संबंधित जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो भी संस्थाएं हैं वह सुपर स्ट्रक्चर के रूप में वो मानते हैं कि अगर आधार हमारा बदल जाता है या उसमें परिवर्तन आता है, अर्थव्यवस्था के या उत्पादन के तरीके में परिवर्तन आता है, तो ये जो अन्य संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक जो भी सारी संस्थाएं हैं, उनमें निश्चित ही परिवर्तन आता है। तो क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही उन्होंने मुख्य माना था? उन्होंने माना था कि अर्थव्यवस्था के ही बदलने से सब कुछ बदल जाता है। हम लोग इस टॉपिक में यही देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो आर्थिक निर्धारणवाद है या नहीं है। क्योंकि अक्सर करके हम लोग देख रहे हैं कि जो इस समय नेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है या अन्य परीक्षाएं भी हो रही हैं, उसमें इग्नू के बुक से कुछ ऐसे टॉपिक से खोज के और क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं रह रहा है, अगर उसको हमने डिटेल में नहीं समझा है तो मुझे ये लगा कि इस टॉपिक को आप लोगों के सामने लाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें समझना पड़ेगा कि क्या यह सिर्फ आर्थिक निर्धारणवाद ही था या कुछ और भी था। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर में यह जो टॉपिक है यह हमें क्या बताना चाहता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है, यह हम लोग देख रहे हैं। यह इग्नू की बुक है और यह कार्ल मार्क्स का ही, ये पूरी बुक ही कार्ल मार्क्स के नाम से है। इसमें इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो चैप्टर है उसी में यह टॉपिक हमें मिलता है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि यह क्या कह रहा है। यह संभव है कि आप मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी अथवा इस विचार का प्रतिपादक मान लें कि केवल आर्थिक दशाएं ही समाज के विकास को निश्चित करती हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हम यह मान सकते हैं कि मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी थे, या ये भी मान सकते हैं कि जो भी समाज का विकास हुआ है उसके लिए जो मुख्य कारण रहा वह आर्थिक दशाएं ही रहीं, अर्थात अर्थव्यवस्था ही रही। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है या किया जाएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वह आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। मार्क्स ने यह माना कि संस्कृति के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। अर्थात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
कि मार्क्स ने संस्कृति को भी उतना ही महत्व दिया था। जो हमारे उत्पादन के तरीके होते हैं उनमें संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके अनुसार उत्पादन के तरीकों में उत्पादन के सामाजिक संबंध भी शामिल होते हैं। अर्थात मार्क्स ऐसा मानते हैं कि जो उत्पादन के तरीके होते हैं उसमें उत्पादन के जो सामाजिक संबंध हैं, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यह भी उसी में शामिल है। हम जोड़ के देखेंगे, इसको अलग करके हम नहीं समझ सकते हैं। ये जो संबंध है वो कैसा होता है? यह संबंध आधिपत्य और अधीनता के होते हैं। अर्थात कोई मालिक होता है तो कोई मजदूर होता है। जीवन तथा जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन को कामगार लोगों की संस्कृति, प्रतिमानों तथा रीति रिवाजों को समझे बिना नहीं समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप लोग, ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकारते हैं कि अगर कामगार लोगों की जो भी संस्कृति है, वो किस कल्चर में रहते हैं, उनके क्या प्रतिमान हैं, उनके क्या रीति रिवाज है, इन सारी चीज़ों को समझे बिना हम जो उत्पादन के साधनों को समझना मुश्किल है कि उत्पादन के साधन किस तरीके के होते हैं। ये उनकी संस्कृति से ही निकल कर आती है। जैसे दूसरे देश के अगर कोई मज़दूर वर्ग है या उनका काम करने का तरीका हमारे देश के मज़दूर वर्ग के काम करने के तरीके से अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति कुछ और है, वहाँ की जो रीति रिवाज है वह कुछ और हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा कुछ अलग है। तो इन दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। तो इन्होंने ऐसा माना था कि जो उत्पादन के तरीके हैं उनमें जो उत्पादन के संबंध होते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कामगार लोग वे हैं जिन पर शासक जो है वह शासन करते हैं। कामगार वर्ग की संस्कृति की समझ हमें उत्पादन के तरीकों की समझ में सहायता देती है। तो यहाँ देखिए आप लोग, इस बात को बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जो कामगार वर्ग है उसकी संस्कृति को अगर हम समझ पाएंगे तो ही हम उत्पादन के तरीके को समझ सकते हैं। उन्होंने वर्ग को क्या समझा है कि आखिर में वर्ग क्या होता है, इसमें समझाया गया है। वर्ग वह श्रेणी है जिसमें व्यक्तियों के कालांतर में बन गए संबंधों का वर्णन किया जाता है। अर्थात देखेंगे यह क्या कहना चाहते हैं, मीन्स बहुत ही समय से चलते आ रहे कुछ ऐसे संबंध हैं जो कि एक श्रेणी के रूप में, एक अलग अलग ग्रुप के रूप में बटे हुए हैं। इन्हीं को इन्होंने वर्ग कहा है। इसी श्रेणी में वे तरीके भी आते हैं जिनसे लोग इन संबंधों के प्रति जागरूक होते हैं। अर्थात उनके अंदर यह जागरूकता होती है कि हम एक ही वर्ग के लोग हैं। जैसे अब एक अगर मानते हैं कि निम्न वर्ग के लोग हैं तो उनके रहने के तरीके, उनके अपने उद्देश्य कुछ अलग होंगे, जबकि वहीं पर जो मध्य वर्ग के होते हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके अपने रहने के तरीके या उनके काम करने के तरीके, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपने संबंधों के प्रति जागरूक भी होते हैं। वर्ग में उन तरीकों का भी वर्णन होता है जिनसे लोग आपस में बट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। अर्थात इसको जैसे निम्न वर्ग है वह उच्च वर्ग से बट जाएगा, जबकि उच्च वर्ग के लोग आपस में जुड़ जाएंगे या निम्न वर्ग के लोग आपस में जुड़ जाएंगे। तो यह इसके लिए भी सहायता करता है समझने में कि लोग किस प्रकार से आपस में बट जाते हैं या जुड़ जाते हैं, संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के अवधारणाओं को देखा है और उसमें किस प्रकार से बोलते हैं कि सर्वहारा जो वर्ग है वो एक अपने जागरूक होके और संघर्ष करके और किस प्रकार से साम्यवाद की अवस्था को लाएगा। तो यह जो होते हैं अपने एक निश्चित उद्देश्य को लेके वर्ग संघर्ष भी कर सकते हैं, अर्थात किसी संघर्ष में शामिल भी हो सकते हैं या संस्थाएं भी निर्मित कर सकते हैं अपने लिए। उनके अपने कुछ संस्थाएं भी हो सकती हैं अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए।
वह वर्ग के अनुरूप मूल्यों का संरक्षण करते हैं। जो वर्ग होते हैं वह अपने अपने मूल्यों का संरक्षण भी करते हैं। वर्ग एक आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना है। इस बात को यहाँ पे आप लोग केयरफुली देखिए, ध्यान से, कि ऐसे ही जो एक एक आपको सेंटेंस दिख रहा है, यही एक लाइन आपसे हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है कि वर्ग सिर्फ आर्थिक आधार पर होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक स्पष्ट लाइन लिखी गई है कि वर्ग एक आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना है। वर्ग को विशुद्ध रूप से, अर्थात बिल्कुल ही उसके प्योर फॉर्म में आर्थिक श्रेणी में रखना असंभव है। अर्थात वर्ग को हम सिर्फ आर्थिक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर समझ चुके होंगे कि हम लोग दो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वह आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है, और वर्ग की भी कुछ हम लोगों ने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग समझ लिए कि आखिर में उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह भी आया कि वर्ग जो होता है वह एक आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे आप लोगों को इस टॉपिक में तो कम से कम कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और हम लोग इसी कड़ी में ऐतिहासिक भौतिकवाद के और भी टॉपिक को छोटे छोटे भाग में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक भौतिकवाद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग सिर्फ एक वीडियो में नहीं समझ सकते हैं, या समझेंगे भी तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे। इसलिए हम लोग इस इग्नू की सीरीज़ में एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, और आप लोग बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।